brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है और तारीख है 7 नवंबर 2024, यानी इसी महीने की बात है। शाम के 7 बज रहे थे और ग्वालियर शहर के डबरा इलाके में एक बड़ी वारदात हुई। हुआ यूं कि एक शख्स घर के बाहर टहल रहा था। टहलते हुए उसे रास्ते में 2-3 लोग मिले जिनके साथ वो कुछ बातचीत कर रहा था। कैजुअली आमतौर पर लोग जब घर से बाहर निकलते हैं, मोहल्ले वाले जानने वाले मिलते हैं तो लोग बातचीत करते हैं। कुछ इसी तरह का माहौल उस वक्त था वहाँ। और तभी अचानक 2 लोग एक बाइक पर आए और बाइक पर आए उन 2 लोगों ने इस आदमी को, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसे बिल्कुल करीब से एक के बाद एक 3 गोलियां मारी। जब पहली गोली उस आदमी को लगी तो वो उस आदमी ने खुद को बचाने की कोशिश की। वो मुड़कर वापस अपने घर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन गोली लग चुकी थी तो औंधे मुंह नीचे गिर गया। और जब नीचे गिरा तो बाइक पर आए 2 लोगों में से एक जो उसे हिट कर रहा था, गोली चला रहा था, उसने बाइक से उतरकर उसे और 2 गोलियां मारी। इत्तेफाक से इसके बाद उसकी जो पिस्टल है, जो गन है, वो लॉक हो गई और वो उसके बाद भी गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। लेकिन 3 गोलियां मारने के बाद जब उसका टारगेट, जिसे वो हिट करना चाहता था, वो जब ज़मीन पर गिर गया औंधे मुंह और लगा कि शायद उसकी मौत हो गई है, तो ये जो 2 लोग मारने के लिए आए थे, इन्हें शूटर्स कह लें या किलर्स कह लें, वो बाइक पर ही फिर से सवार हो गए और वहाँ से भाग गए। ये सब कुछ सिर्फ 37 सेकंड में हुआ और इन 37 सेकंड में इन शूटर्स ने एक आदमी को 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। इत्तेफाक से ये जो भी बात मैंने आपको बताई, ये सारा का सारा मंजर सीसीटीवी कैमरे में बहुत साफ साफ कैद हो गया। मरने वाले शख्स की पहचान जसवंत सिंह गिल के तौर पर हुई, जिसकी उम्र 45 साल के करीब थी। अब सवाल यह है कि जसवंत सिंह गिल को जिन 2 लोगों ने उसके घर के सामने टारगेट किया, बिल्कुल आइडेंटिफाई करके, यानी पिन पॉइंट तरीके से उसे गोली मारी, तो क्यों मारी? इसके पीछे की वजह क्या है? कत्ल का मोटिव क्या है और कत्ल करने वाले कौन हैं? ये सारे सवाल अब पूरे शहर की फिजा में थे और साथ ही पुलिस के जहन में भी थे। पुलिस को जब एक शख्स के मौत की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने डेड बॉडी को रिकवर किया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और इसी के साथ छानबीन शुरू कर दी। छानबीन में वो सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगी जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं और जो मौका वारदात पर कैद हुई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा कि 2 शूटर बाइक पर आए थे और उन्होंने जसवंत सिंह गिल को गोली मारी और चले गए। और जिस तरह से गिल को बिल्कुल निशाना बनाकर गोली मारी गई, इससे ये पता चल रहा था कि ये मर्डर जो है प्री प्लान्ड है और इस मर्डर के पीछे कोई दुश्मनी वाली बात है। अचानक सड़क पर खड़े होकर किसी से कोई कहासुनी हो गई या लूटपाट का कोई इरादा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये दुश्मनी वाली बात ही थी और टारगेटेड किलिंग थी। ये बात शुरुआती तफ्तीश और सीसीटीवी फुटेज में साफ हो गई। अब पुलिस को पता करना था कि कत्ल के पीछे की कहानी क्या है। तो वो कहानी तभी आगे बढ़ती जब जसवंत सिंह गिल के बारे में पुलिस जानकारी जुटा पाती कि भाई ये कौन है और बैकग्राउंड क्या है, और जो शूटर्स थे वो कौन हैं, किधर से आए थे, किसके कहने पर आए थे। पुलिस को ये सब पता करना था। तो जांच एक साथ कई दिशाओं में चल रही थी। मौके के सीसीटीवी फुटेज के अलावा पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की शुरुआत की। खासकर उस रूट को पुलिस ने ट्रैक करने की कोशिश की जिस रूट पर बाइक लेकर वो शूटर भागे थे या जिस रूट से बाइक पर सवार होकर वो शूटर आए थे। तो इस कोशिश में पुलिस को कई होटलों के बारे में भी जानकारी मिली और शंका भी हुई कि ये शूटर जो है वो बाहर के हैं और शायद किसी होटल में ठहरे होंगे। इसी क्रम में पुलिस ने बहुत सारे होटल्स की भी स्कैनिंग की, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई। और तब पुलिस को ये पता चला कि डबरा इलाके से दूर एक जगह है ग्वालियर में, टेकनपुर के एक होटल में 2 संदिग्ध लोग इसी रोज सुबह, यानी 7 नवंबर की सुबह ठहरे थे। और जब पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली तो पुलिस टेकनपुर के उस होटल में पहुंची और वहां जाकर पुलिस का शक जो है तब और पुख्ता हो गया जब उन्हें पता चला कि ये लोग सुबह 7 बजे आए तो थे, इन्होंने चेक इन तो किया था, लेकिन इसके बाद
वो होटल छोड़कर चले गए और फिर वापस नहीं आए, और होटल में ही उनका लगेज अब भी जस का तस पड़ा हुआ है। अब पुलिस ये सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो दो लोग हैं जो शूटर के तौर पर डबरा में गए थे, जिन्होंने गोली चलाई। पुलिस इस चीज़ को कंफर्म करना चाहती थी। तो मौका वारदात का यानी डबरा का सीसीटीवी फुटेज तो था, अब होटल और आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने निकलवाए, और जब उन तस्वीरों के साथ मौका वारदात पर नजर आ रहे शूटरों की तस्वीर का पुलिस ने मिलान किया, तो पुलिस कंफर्म हो गई कि ये वही लोग हैं जो इस होटल में ठहरे थे और वापस नहीं आए शूट आउट के बाद। यानी ये बात क्लियर हो गई कि शूटर कहीं बाहर के थे। अगर बाहर के नहीं होते तो होटल में आकर ठहरने की कोई बात ही नहीं होती, फिर वो काम करते जहां से आए थे वहां चले जाते। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये लोग हैं कौन, शूटर कौन हैं, उनकी पहचान क्या है। होटल के लोगों से पूछताछ हुई, उस रूट के कुछ लोगों से पूछताछ हुई, तो ये पता चला कि जो शूटर इस होटल में ठहरे थे उन्होंने अपने सिर पर पगड़ी बांध रखी थी, वैसी पगड़ी जैसी आमतौर पर सिख बांधते हैं। तो ये लग रहा था कि शायद वो सिख हैं, और जिस तरह की उनकी बोली थी, जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज था, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये शूटर्स जो है उनका ताल्लुक या उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पंजाब से ज़रूर है। इसके साथ ही पुलिस ने जब छानबीन आगे बढ़ाई तो पुलिस को यह भी पता चला कि होटल में इन दो शूटर से मिलने के लिए एक आदमी भी आया था, जिस आदमी ने इन्हें शायद कुछ रुपए भी दिए थे और एक बाइक भी प्रोवाइड की थी। लेकिन यह आदमी कौन है? शूटर्स की तो अभी तक पहचान नहीं हो पाई थी। तस्वीर बेशक सामने थी, चेहरे से पहचान रही थी पुलिस, लेकिन नाम नहीं जानती थी, कहाँ रहते हैं ये नहीं जानती थी। लेकिन छानबीन के क्रम में एक लोकल सपोर्ट या लोकल हैंडलर के बारे में पता चला जो इस होटल में आकर उन शूटर्स से मिला था। लेकिन ये कौन था? जब इसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पुलिस को बहुत प्रॉपर लीड इस मामले में नहीं मिल रही थी। लेकिन जब छानबीन आगे बढ़ी तो पुलिस को यह भी पता चला कि ये शूटर जो है ये किसी वारदात को अंजाम देने के बाद ये किसी टैक्सी में सवार होकर, टैक्सी में बैठकर ग्वालियर से बाहर निकल गए और प्रोबेबली पंजाब की तरफ ही गए हैं। जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने फिर अलग अलग जो टोल नाके होते हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने स्कैनिंग की और उस टैक्सी की पहचान पता करने की कोशिश की जिस टैक्सी पे सवार होकर ये शूटर ग्वालियर से बाहर निकले थे। पुलिस को इस कोशिश में कामयाबी मिली। पुलिस को एक टोल नाके पर वो टैक्सी प्रॉपर नजर आई जिस टैक्सी पर बैठकर ये शूटर ग्वालियर से बाहर निकले थे। घटना के बाद उस टैक्सी का नंबर भी पुलिस को मिल गया और जब टैक्सी का नंबर मिल गया तो उस टैक्सी मालिक से फिर पूछताछ हुई और पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि यह टैक्सी आखिर किसने बुक कराई थी। और इस तरह से पुलिस इस मामले में धीरे धीरे कातिलों के करीब पहुंच रही थी, धीरे धीरे कॉन्स्पिरेटर्स यानी साजिश रचने वालों के करीब पहुंच रही थी। तो पुलिस को जो नाम पता चला वो नाम था हरजीत सिंह उर्फ जीता का। तो ये हरजीत सिंह उर्फ जीता ये ग्वालियर का ही रहने वाला एक आदमी था। इसके बारे में पुलिस को जानकारी मिली और यह भी पुलिस के लिए क्लियर हो गया कि यह हरजीत सिंह ही था जिसने उन शूटर्स को ग्वालियर में फैसिलिटेट किया था। लेकिन जब पुलिस ने हरजीत के ठिकानों पर दबिश दी तो वो नहीं मिला। यानी एक तरह से देखा जाए तो पुलिस को इस मामले की तफ्तीश में जब पुलिस आगे बढ़ी तो उसे सुराग तो मिले, लेकिन जिस आरोपी की पुलिस को सबसे ज़्यादा दरकार थी उस आरोपी की गिरफ्तारी के मामले में पुलिस फिलहाल नाकाम है या पुलिस को वो मिला नहीं। लेकिन पुलिस इसी बीच जानकारी जुटाते जुटाते पुलिस उन शूटर्स के बारे में और जानकारी जुटाने में कामयाब हो गई। ये पता चला कि उनका ताल्लुक पंजाब के खरड़ से है और जो शूटर्स थे वो कोई मामूली शूटर नहीं बल्कि हमारे देश से बाहर अर्श डल्ला नाम का एक गैंगस्टर है, उसके ये गुर्गे थे या उसके शूटर थे। तो अर्श डल्ला के शूटर्स ने पंजाब से आकर, खरड़ से आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। ये पुलिस की तफ्तीश में साफ हो गया, छानबीन में ये बात साफ हो गई। लेकिन अब तक न तो शूटर पुलिस की गिरफ्त में आए थे और न ही हरजीत सिंह नाम का जो लोकल फैसिलिटेटर है वो पुलिस की गिरफ्त में आया था। लेकिन ग्वालियर की पुलिस ने पंजाब की पुलिस से संपर्क साधा और उसने शूटर्स के बारे में पंजाब पुलिस को जानकारी दी। पंजाब पुलिस ने एक्टिवनेस दिखाई, मुस्तैदी दिखाई और जल्द ही नवजोत सिंह और अमलप्रीत सिंह नाम के वो दोनों शूटर पकड़ लिए। पकड़े जाने के बाद जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली और उन्होंने ये कहा कि इस शूटआउट के लिए उन्हें सुपारी दी गई थी
और पेशगी के तौर पर 1 लाख रुपए दिए गए थे। वो 1 लाख रुपए उन्हें ग्वालियर के उसी होटल में एक आदमी ने दिए थे जिसका नाम हरजीत सिंह उर्फ जीता है। यानी पुलिस की अब तक की जो तफ्तीश थी और शूटर जो बयान दे रहे थे वो एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा रहे थे। छानबीन में या तफ्तीश में ये भी पता चला कि उन्हें बाइक भी हरजीत सिंह ने ही ग्वालियर में प्रोवाइड कराई थी जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो ये बात साफ हो गई। शूटर अब गिरफ्त में आ चुके थे, लेकिन फैसिलिटेटर अब भी फरार है। अब पुलिस को ये पता करना था कि आखिर इस मामले की वजह क्या रही, आखिर क्यों इन शूटर्स ने जसवंत सिंह गिल को टारगेट किया। तो इस बीच पुलिस जसवंत सिंह गिल के बारे में भी जानकारी जुटा रही थी। तो जानकारी जुटाते हुए पुलिस को यह पता चला कि जसवंत सिंह गिल पर कत्ल का एक इल्ज़ाम है और कत्ल के उसी मामले में जसवंत सिंह को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। आजीवन कारावास मतलब जब तक कि मृत्यु न हो जाए, आजीवन, पूरी उम्र। ये बात मैं इसलिए अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कई जगह आजीवन कारावास का मतलब 14 साल की सज़ा के तौर पर भी जाना या माना जाता है और कई राज्यों में सज़ा बेशक आजीवन कारावास की हो लेकिन सज़ा माफ़ी भी दी जाती है उसके अच्छे चाल चलन और कैरेक्टर को देखते हुए। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने जो उसे सज़ा दी है उसमें स्पेशली कोर्ट ने ये मेंशन किया है कि इस आदमी को अपने मौत तक जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। तो जसवंत सिंह पर एक कत्ल का इल्ज़ाम था और उस मामले में उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। ऐसे में पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जसवंत सिंह की जेल में ही किसी और से दुश्मनी हुई हो या कोई और ऐसी बात हो जिसकी वजह से इस कत्ल की घटना को अंजाम दिया गया हो। तो पुलिस वो सारी जानकारी जुटा रही थी और इस जानकारी को जुटाते जुटाते पुलिस को ये भी पता चला कि 8 साल पहले जसवंत ने जिस आदमी का कत्ल किया था वो कौन था और उसकी हत्या क्यों की थी। तो आइए आपको अब पहले वो स्टोरी बताता हूँ। जसवंत सिंह पर 8 साल पहले अपने मामा ससुर के बेटे सुखविंदर की गोली मारकर हत्या करने का इल्ज़ाम था। इल्ज़ाम क्या था? उसने हत्या की थी और तभी उसे सज़ा भी हुई। असल में सुखविंदर के साथ जसवंत की थोड़ी तनातनी थी और तनातनी थी कुछ रिलेशनशिप ओरिएंटेड बात थी जिसे पुलिस ने बहुत क्लियर नहीं किया है। लेकिन मैं जो बात आपको कह रहा हूँ रिलेशनशिप ओरिएंटेड यानी रिश्तों के पेच की बात थी, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बात रही होगी। एक दिन 5 फरवरी 2016 को जसवंत सिंह जिसकी अभी हत्या हुई वो 5 फरवरी 2016 को सुखविंदर सिंह के घर पहुंचा। सुखविंदर सिंह अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ रहता था, उसके बुजुर्ग पेरेंट्स भी थे। बेसिकली सुखविंदर सिंह के जो माता पिता हैं वो जसवंत सिंह के मामा ससुर और मामी सास लगते हैं। तो वो वहाँ पहुँचा ग्वालियर के आदित्यपुरम इलाके में उनके घर में और वहाँ पर पहुँचकर उसने कहा कि मैं यहीं एक शादी में आया था लेकिन रात काफ़ी हो गई तो मैंने सोचा कि आज मैं यहीं रुक जाता हूँ। तो उसके मामा ससुर और मामी सास ने उसका काफ़ी स्वागत किया और चूँकि दामाद था रिश्ते में और उसे घर में सुलाया। इत्तेफाक से उसे सोने के लिए वही कमरा दिया गया जिस कमरे में सुखविंदर सोता था, यानी उनका बेटा सोता था। तो बेटे के साथ ही वो सोया भी। लेकिन आधी रात को जसवंत सिंह पूरी प्लानिंग के साथ आया था। उसने अपनी पिस्टल निकाली और उसने सुखविंदर सिंह को गोली मार दी। सुखविंदर सिंह की वहीं मौके पर मौत हो गई। इसके बाद उसने घर के बाकी लोगों को भी मारने की कोशिश की, अपने मामी सास और मामा ससुर को भी टारगेट किया, उन्हें भी गोली मारी। लेकिन इत्तेफाक से वो ज़ख्मी हुए, हॉस्पिटल में भर्ती रहे काफ़ी दिनों तक और किसी तरह से उनकी जान बची। सुखविंदर की एक छोटी सी बेटी है जो उस समय काफ़ी डर गई थी, घबरा गई थी और उसने घर में जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है उसके पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। तो एक तरह से देखा जाए तो ये जसवंत सिंह उस रात अपने मामा ससुर के घर में घुसकर कत्लेआम मचाने वाला था और इसकी उसने कोशिश भी की थी। लेकिन जिनको वो मारना चाहता था उनमें सुखविंदर सिंह नंबर 1 पर था। तो उसने सुखविंदर सिंह जो उनके मामा ससुर का बेटा था उसकी हत्या कर दी और फिर वो वहाँ से फरार हो गया। तो जब छानबीन हुई तो पुलिस ने जसवंत सिंह के बारे में जानकारी जुटा ली क्योंकि ऐसे भी चश्मदीद थे, जिंदा थे उसके मामा ससुर और सास जिनको गोली लगी थी लेकिन वो रिकवर कर गए थे। तो उनकी निशानदेही पर आखिरकार जसवंत की गिरफ्तारी भी हुई और जसवंत को इस मामले में सज़ा भी हो गई। तो एक तरह से देखा जाए तो जसवंत की सुखविंदर से दुश्मनी थी, अपने मामा ससुर के बेटे से, और मामा ससुर के बेटे की उसने हत्या कर दी थी और इसी आरोप में उसे 8 साल पहले
जेल भेजा गया था और उसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा भी हो गई थी। लेकिन सुखविंदर के परिवार में कोई ऐसा था जिसे उसे सज़ा मिलने के बाद भी संतोष नहीं था। उसे लगता था कि जसवंत को उसके किए की सज़ा जेल नहीं बल्कि मौत के तौर पर मिलनी चाहिए। और ये कोई और नहीं बल्कि सुखविंदर का ही सगा भाई सतपाल सिंह है, जो सतपाल सिंह इन दिनों कनाडा में रहता है। और वो कनाडा में अकेले नहीं बल्कि अपने माता पिता यानी सुखविंदर के भी माता पिता उनके साथ रहता है, जिनका नाम है राजविंदर सिंह और बलविंदर कौर। उस 8 साल पहले वाली घटना में राजविंदर सिंह और बलविंदर कौर भी बुरी तरह से जख्मी हुए थे। तो खैर, सतपाल जो कनाडा में रहता है वो बदले की आग में झुलस रहा था और 8 सालों से झुलस रहा था। तकरीबन 6 महीने पहले सतपाल अपने परिवार के साथ ग्वालियर आया था और जब वो ग्वालियर आया तो उसे ये पता चला कि जसवंत सिंह जिसने उसकी भाई की हत्या की थी उसे सज़ा तो हुई है, वो जेल में तो है, लेकिन साल में 2 से 3 बार वो 15-15 दिनों के लिए पेरोल पर जेल से बाहर आता है। यानी वो 15-15 दिनों के लिए उसे आज़ादी मिलती है, फिर वो सज़ा काटने के लिए जेल चला जाता है। तो जब सतपाल को ये बात पता चली कि उसके भाई का कातिल जेल से बाहर निकलता है तो उसे लगा कि ये सही मौका है जब वो जेल से बाहर निकले तो उसे टारगेट किया जाए। सतपाल का ससुराल पंजाब में है, यानी सुखविंदर जो 8 साल पहले मरा था उसके भाई का ससुराल पंजाब में है। तो उसने पंजाब में अपने कनेक्शंस का फ़ायदा उठाया, अपने जानने वाले लोगों से बात की, कुछ शूटर्स से बातचीत की, उन्हें हायर किया। लोकल लड़के को हरजीत जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ उसे फैसिलिटेटर के तौर पर हायर किया, सुपारी लाखों रुपए की दी और सुपारी वहीं से कनाडा से बैठे बैठे दी और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, उस सुपारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो शूटर पंजाब से ग्वालियर पहुंचे और 7 नवंबर की शाम को कनाडा से निकली सुपारी को सिरे तक पहुंचाने के लिए, अंजाम तक पहुंचाने के लिए शूटरों ने ग्वालियर आकर जसवंत सिंह को टारगेट किया, उसे गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो फरार हो गए। कनाडा से तकरीबन 2.5 लाख रुपए सतपाल ने हरजीत के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, जिसके डिटेल पुलिस को मिल चुकी है। और इसी 2.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए हरजीत ने उन शूटर्स को शूटआउट से पहले हैंडओवर भी किए थे। इसका भी एविडेंस पुलिस को मिल चुका है। फिलहाल पुलिस को सतपाल तक भी पहुंचना है जो कनाडा में है, लेकिन उसे गिरफ्तार करना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि कनाडा आपको पता है कि भारत से काफ़ी दूर है, पड़ोसी देश भी नहीं है। और दूसरा ये कि कनाडा के साथ प्रत्यर्पण की संधि है या नहीं और कैसी है इसके बारे में मुझे एग्जैक्टली जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से कनाडा आजकल गुंडे बदमाशों का सेफ हेवन बना हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर और आतंकवादी जो भारत के गुनहगार हैं वो छुपे हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि सतपाल तक भी पहुँचना ग्वालियर पुलिस के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मामले में पुलिस जो फैसिलिटेटर है हरजीत, उसे आज नहीं तो कल गिरफ्तार करेगी। लेकिन अब इस घटना के बाद जसवंत तो चला गया, लेकिन जसवंत के घर में उसकी बीवी, एक बेटी जो स्कूल में पढ़ती है वो, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का जो यूकेजी में पढ़ता है वो, ये लोग रह गए। तो खून खराबा अगर कोई करता है तो उसका अंजाम कितना ख़तरनाक होता है और कई बार किसी घटना का बदला उसको झेलने वाले लोग किस तरह से लेते हैं, ये इस कहानी को सुनकर समझा जा सकता है। तो इस कहानी का पूरा निचोड़ मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपस में कोई मसला है तो उस मसले को या तो बातचीत के ज़रिए निपटाया जाए, हल किया जाए, चाहे वो रिश्तों की कोई पेंच हो, कोई जिसे कहते हैं ना अनैतिक संबंधों की बात हो। और अगर मान लीजिए ऐसे संबंध जो अनैतिक हैं और उसे डाइजेस्ट करना संभव नहीं है तो अलगाव एक तरीका बचता है। और अगर इससे भी काम नहीं होता है तो कानून की मदद लेकर गुनहगार को सज़ा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इस बात के कि कोई किसी को शूट कर दे, किसी को गोली मार दे। तो ये लब्बो-लुआब है, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अब पुलिस ने शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है, मेन कॉन्स्पिरेटर बाहर है और एक लोकल फैसिलिटेटर, उसे पकड़ा जाना बाकी है। अब तक की यही कहानी है, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इस कहानी में अगर कोई और अपडेट होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उससे भी वाकिफ़ कराऊं। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले आइए अपनी परिपाटी के मुताबिक कुछ कमेंट्स जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने किए हैं उनमें से कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूं और कुछ कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करता हूं।
मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से कर्नाटक में एक लड़की जो मानसिक रूप से कमज़ोर है, उस लड़की को एक दरिंदे ने अपना शिकार बनाया था और उसके साथ ज़्यादती की थी, उसके साथ बलात्कार किया था। लेकिन उसे पुलिस ने कैसे पकड़ा और पकड़ने के बाद कैसे सज़ा दिलाई, उस मामले में कोई चश्मदीद नहीं था। और जिस लड़की के साथ ये ज़्यादती हुई थी वो बोलने की हालत में नहीं है, यानी बोलने की हालत में तब भी नहीं थी, वो इस तरह से मानसिक रूप से बीमार है। तो ऐसी एक लड़की जो खुद बोल नहीं सकती, जिस मामले में कोई गवाही देने वाला कोई चश्मदीद ना हो, उस मामले में गुनहगार को सज़ा कैसे पुलिस ने दिलाई और कैसे उस मामले में फॉरेंसिक साइंस ने बहुत ही क्रूशियल रोल अदा किया, वो आप जानना सुनना चाहते हैं तो उस कहानी को आप सुन सकते हैं। तो आइए, सचिन यादव ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि रेप करने वालों का हर जन्मों का हिसाब होगा, न दुनिया का है और न ही भगवान का, जिसने भी किया होगा रेप। तो इनका ये कहना है कि बलात्कारी जो है वो सिर्फ इंसान और इंसानों की नज़र में नहीं बल्कि ऊपर वाले की नज़रों में भी गुनहगार होते हैं और उनको सज़ा मिलती ही है और मिलकर रहेगी। राघवेंद्र तिवारी ने भी कमेंट किया है और बहुत हौसला अफजाई की है। विजेंद्र सिंह जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, आपकी वॉइस थेरेपी है, अल्लाह ब्लेस यू। इन्होंने लिखा है क्वीन ऑफ समथिंग के नाम से आईडी है, तो वो पूरा नाम तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। शोभा सिंह ने कमेंट किया है, नमस्ते सर बोला है, मेरी ओर से भी नमस्ते। दिल आईना के नाम से हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया है, वो आईडी है और इनका असली नाम है शाह आलम, ये बिहार से हैं, असियानी पंचायत से। और इन्होंने कहा है कि वो एविडेंस की उन्होंने बात की है, जिस एविडेंस के सहारे गुनहगार को सज़ा दिलाई गई, उन्होंने उसके लिए पुलिस और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी तारीफ़ की है। सुखवीर काबरा ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत सुखवीर जी आपका। शमीम अहमद का कमेंट है, रेखा भट्ट जी रेगुलर लिसनर हैं, कमेंट करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। शेफाली चौधरी ने कमेंट किया है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने वाले डॉक्टर उनकी तारीफ़ की है। इसके अलावा मोहम्मद मसूद ने कमेंट किया है, स्वागत आपका। और इसके अलावा धनजुन हमारे एक दर्शक हैं, उनका नाम जो है मैं आईडी से रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। राधे का दीवाना के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। दुर्गेश कुमार ने भी कमेंट किया है। ऑफिशियल इकराम आलम, इन्होंने अपनी बात रखी है। एलके फैशन, बुधिराम, प्रदीप भाई, शंकरलाल बिश्नोई, प्रदीप भाम्बू जी, जगदीश चांडेगड़ा, पीके चंद्रा, मोहम्मद दिलशाद, इन्होंने भी कमेंट किया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने पिछली कमेंट में अपनी जो बात लिखी थी वो बात मैंने पढ़ी नहीं। आपकी बात मैं समझता हूँ। देखिए, सारे कमेंट्स हूबहू अगर मैं यहाँ पढ़ने लग जाऊँ फिर तो इस प्रोग्राम का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं रैंडमली पढ़ता हूँ, कभी किसी को पढ़ता हूँ, किसी को स्किप कर देता हूँ। लेकिन इतना मैं एश्योर करना चाहता हूँ एक बार फिर से कि ये सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, यानी आप जो बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं वो सारी बातें मुझ तक पहुँचती है। तो फिलहाल इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।